हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करने क्या जा रहे हैं, आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 एंड आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे हेल्थी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। दिस इज योर चैप्टर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट नंबर 2 and I have already made all the videos of unit number 1 and if you have not watched the video so visit to the playlist. Let's start our class. तो दोस्तों आप सभी को समझ आ ही गया होगा, मैंने कह दिया है कि हमने यूनिट नंबर 1 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम यूनिट नंबर 2 पर जाने वाले हैं और इसमें हम समझेंगे उपनिवेशिक शासनकाल। अब आप सोच रहे हो ना मैं उपनिवेशवाद क्या होता है, इस टाइम पे हम अंग्रेजों के शासनकाल की बात करने वाले हैं। अंग्रेज जब 1600 में भारत में आते हैं चार्टर एक्ट के माध्यम से। चार्टर एक्ट मन में प्रश्न आया मैम ये है क्या? अंग्रेजों का आने का मोटिव भारत में आप देखोगे कई सारे रिसोर्सेज थे, जैसे कि आप देखोगे रतन, आभूषण, काली मिर्च, लौंग, इलायची, मसाले, ये सब चीजें, सूती वस्त्र वगैरह और इसके अलावा खनिज लवण, इन सब चीजों को देख के ये भारत में आते हैं और भारत के संसाधनों पर अपना वर्चस्व करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में इनका मोटिव बस ये होता है कि भारत में आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, बट इन अपोजिट वे ये लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ये लोग भारत पर रूल करना शुरू कर देते हैं, शासन करना शुरू कर देते हैं और इस शासन के तहत लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है। दोस्तों इसमें बात करेंगे ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी और जो ये भारतीय आय भारत के अंदर आप देखोगे कि भारतीय यानी भारत में आप देखोगे अंग्रेजों का जो दबदबा है, अंग्रेजों का जो शासन है और इनकी जो गलत नीतियां हैं, ये अपनी नीतियों को लागू करते हैं और भारतीयों के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करते हैं, इनके साथ बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये सब चीजें थी दोस्तों इसके अंदर। अब देखिए इस टाइम पे क्या अंग्रेज जब भारत आए तो भारत की जो प्रशासक नीतियां थी, जो भारत के शासन करने की नीतियां थी, उन सारी नीतियों को ये अपने आप में ही आप देखोगे बदल लेते हैं, यानी अपने सुविधा के अनुसार चीजों को बदल लेना, ढाल लेना इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ये आर्थिक रूप से भारत को पूरी तरीके से झिझोर के रख देते हैं। भारत में ही आए हैं और भारत के संसाधनों का ही हास कर रहे हैं, भारत के संसाधनों को ही बेच के, भारत के कच्चे माल को ही बेच के ब्रिटेन में भेज रहे हैं और इतना पैसा जो कमा रहे हैं ये पैसा आप ब्रिटेन में लगा रहे हैं और ब्रिटेन को सुदृढ़ कर रहे हैं, ब्रिटेन को शक्तिशाली कर रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल आप देखोगे होता जा रहा था। इसके अलावा दोस्तों भारत को पूरे तरीके से इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पे झिझोर के रख दिया था। इसी शासनकाल में आप देखोगे कि भारत में राजा भी हैं, जमींदार भी हैं और वो देखोगे कि अंग्रेज जो बेसिकली हैं भारत के अंदर आए हैं, शासन कर रहे हैं, इसमें राजा भी कुशल नहीं है, यानी राजा भी बस नाम मात्र के राजा रह चुके हैं, उनके पास रियल पावर नहीं है। इसी टाइम पे आप देखोगे अब ये जो अंग्रेज हैं उनका रवैया कुछ ऐसा है कि भारतीय लोगों से, भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। दोस्तों नील की खेती एक ऐसी खेती थी जिसके कारण आप देखोगे नील की खेती तो करवा ही लेते थे अंग्रेज, जिससे कि भूमि जो है बंजर हो जाती थी, उसे 3 साल के लिए छोड़ना पड़ता था अपनी उपजाऊ क्षमता को प्राप्त करने के लिए और मिट्टी को दोबारा से उपजाऊ होने के लिए 3 साल के लिए छोड़ना। चलिए दूसरा क्या, किसान जो है वो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें उचित वेतन भी नहीं मिल रहा था और उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जा रहा था। किसान अपने ही खेतों में स्वतंत्र नहीं थे, अपनी ही इच्छा की फसल नहीं लगा सकते थे। खेतों में फसल तो लहरा रही थी परंतु नील की फसल लहरा रही थी। दोस्तों वो आप देखोगे कि सब्जियां नहीं उगा सकते थे, वो लोग अपनी पसंद का गेहूं, ये सब चीजें, ज्वार, ये सब मक्का वगैरह नहीं उगा सकते हैं। क्यों नहीं उगा सकते हैं? क्योंकि उन लोगों ने साइन कर दिया एक अनुबंध पे और
जिसके अंदर वो बाध्य हो जाते हैं। और आपने देखा था कि नील की खेती को किस तरीके से लोग जो है सारे किसान एकजुट होकर इसका विद्रोह करते हैं और फाइनली नील की खेती को समाप्त कर दिया जाता है। और गांधी जी का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा आप देखोगे इसके अंदर कि ब्रिटिश शासन 1858 से 1947 के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों के अनुसार संचालित होती थी। जैसा ब्रिटिश कहते वैसा ही किया जा रहा था। और भारत के अंदर एक चीज की कमी थी दोस्तों, वो थी यूनिटी, वो थी इंटीग्रिटी यानी एकता, अखंडता की कमी थी। लोगों को एकता के सूत्र में बांधना था, अखंडता के सूत्र में बांधना था, लोगों को एकजुट करना था, लोगों को भाईचारे के सूत्र में बांधना था। जो उनके साथ आप देखोगे जो लोग बस तब तक आवाज नहीं उठाते थे तब तक उनके घर पे बात ना आ जाए। अब हमें भारतीय लोगों के अंदर देशभक्ति डालनी थी, उन्हें समझाना था कि ये अंग्रेज हमारे देश में आए हैं, हमारे घर में आए हैं और ये हम पे हुक्म नहीं चला सकते हैं, इन्हें हमें खदेड़ना है। हमें नहीं चाहिए कि आप हमें फ्रीडम दो, हम ये चाहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज भारत से चले जाएं और दोबारा वापस ना आए। उन्होंने भारत को फूट डालो राज करो की नीति के तहत बहुत ही ज्यादा झिझोड़ दिया था। इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है पारंपरिक आर्थिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। और इससे एक चीज सुनिए, ये जो ब्रिटिश है ना भारतीय लोगों से कच्चे माल को तैयार करवाते थे, यानी किसानों से कपास वगैरह लेके सूती वस्त्र वगैरह लेके इन सब चीजों को लेने के बाद ये ब्रिटेन भेजते थे और ब्रिटेन से प्रोडक्शन करवा के उस चीज का ड्रेस बनवा के उसके बाद इसी को भारत भेजते थे। भारत की चीजों को ही ये सस्ता खरीदते थे, इंग्लैंड में दूसरे देशों में जाके इसे ऊंची ऊंची कीमतों पर बेचते थे। और भारतीय लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था सिवाय छुआछूत के, सिवाय मिसबिहेव के, सिवाय अनटचेबिलिटी के, सिवाय आप देखोगे ये जो समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब क्रूरतियों के चीज में ही लोग इन चक्रों में फंस चुके थे और इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। कई सारे नेताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इन्हें भी समझते हैं। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, भीमराव अंबेडकर का, ज्योतिबाई फूले का, सावित्रीबाई फूले का देखने के लिए मिलता है, दादा भाई नौरोजी का देखने के लिए मिलता है। इन सभी लोगों के द्वारा जो है बहुत ही ज्यादा भारत को समता दिलाने में और बुराइयों को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया गया। महिलाओं की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि महिलाएं सिर्फ घर में रोटी बेलने के लिए नहीं है। The woman is not only for making the house chores, the woman is eligible for doing the every work। सिर्फ वुमेन इसलिए नहीं है कि वो घर के बस रोटी बनाना ये सब चीज सीखे। अगर एक लड़की अपने घर को चला सकती है तो वो एक देश को चला सकती है, वो देश की प्रगति कर सकती है, वो देश की उन्नति कर सकती है। इन सब चीजों को बताया राजा राम मोहन राय ने, जो कि एक बहुत बड़ी ही प्रेरणा है हम लड़कियों के लिए। आगे समझिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आप देखोगे कच्चे माल को तैयार करना, इसमें 3 प्रमुख प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। धन की निकासी, ये भारत से ही धन इकट्ठा कर रहे हैं और भारत के धन को ही जाके ब्रिटेन में भेज रहे हैं। इस तरीके से ये चीजों को कर रहे थे दोस्तों। आधुनिक उद्योग और ध्रुवीकरण, इसमें देखोगे ये लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करते हैं, कई सारी मशीनें लेके आते हैं। मशीनें लाने से ये था कि लोगों का रोजगार समाप्त हो रहा था, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था। अगर गरीबी फैल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है तो बेचारे भारतीय ना चाह के भी कम वेतन में काम करने के लिए तैयार हो रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। भारतीय पूंजीपति वर्ग सिर्फ कुछ ही तबकों को, कुछ ही लोगों को बेनिफिट मिल रहा था। As we know is this time also the people is only few percent people is getting little bit benefit and lots of people are not able to get a benefit because they are poor, because of purity, best of things। इसके कारण ही लोग जो है देखो गरीब जो हैं उनका ही शोषण होता है, जो अमीर होते हैं उनका शोषण नहीं होता है। अगर ब्रिटिशों के शासनकाल की बात की जाए तो इन्होंने भारत का विकास तो किया परंतु अपने लोभ और लालच के कारण किया। मन में प्रश्न आया, मैम ये कैसे कह रहे हैं आप कि वो उन्होंने सिर्फ अपने ही बेनिफिट के लिए किया? तो दोस्तों मैं हूं ना आपके पास समझाने के लिए, आपकी सलोनी वर्मा मैम। चलिए ध्यान समझिए, बेसिकली बात करने वाले हैं इनके द्वारा रेल मार्ग यानी रेल की पटरियां बिछाई गई, क्योंकि माल की आवाजाही में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अगर जल मार्ग का उपयोग किया जाएगा तो
कभी कभार आप देखो लुटेरों के माध्यम से उसे लूट लेना, या फिर जो नदियों का मार्ग भटक जाना, मार्ग बदल लेना, ऐसी कंडीशन में जो माल है, जो प्रोडक्शन है, वो दूसरी जगह चला जाता था या फिर लूट लिया जाता था। तो इस समस्या का समाधान करना ही था। अब मन में प्रश्न आया, मैम जरूरी है कि जल मार्ग से ही जाएं? बेटा जी, जल मार्ग से जाना जरूरी नहीं है, परंतु स्थल मार्ग बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं महंगा होता था, और लोग इतने अफोर्डेबल नहीं होते थे, अंग्रेज इतने अफोर्डेबल नहीं है कि वो वहां तक भेजने में, चाहे घोड़े से, किसी जानवर से या किसी भी माध्यम से भेजें तो ज्यादा पैसा लगता था, ज्यादा धन खर्च होता था। इसीलिए बनाया गया क्या, अब देखोगे रेलगाड़ी का इन्वेंशन किया गया, ट्रेन का इन्वेंशन किया गया और रेल की पटरियां बिछाई गई। रेल की पटरियां बिछाने से ये हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था, समय की बचत होती थी, और जो आप बोल सकते हैं कि जो दूर व्यापार है, सुदूर व्यापार करने में आसानी होती थी, आसानी से एक माल को दूसरी जगह पे भेजने में आसानी होती थी। इसी टाइम पे आप देखने वाले हो कि टेलीग्राफ का भी इनके द्वारा इन्वेंशन किया गया था, यानी इसे लेके आए थे ये लोग। इसके अलावा आप देखोगे इन्होंने कई सारे सुधार किए, परंतु अपने ही लोभ लालच के कारण, ताकि इनका क्या हो सके, विकास हो सके। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इन अंग्रेजों का किस तरीके से रवैया था भारत को लेके। अगर दोस्तों अंग्रेजों की बात की जाए तो ये जो अंग्रेज है, बेसिकली अगर बात की जाए तो ये भारतीय सैनिकों को तो रखते थे सेना में, परंतु ये भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। उन्हें गाली गलौज देना, उन्हें निम्न पद की, बोल सकते लो पोस्ट की जॉब देना, साफ सफाई कराना, शौचालय साफ कराना, घर साफ कराना, ऐसे काम करते थे, और मारना पीटना भी था। परंतु वो अपने ही ब्रिटिश सैनिकों के साथ बहुत ही अच्छा रवैया अपनाते थे। उन्हें बहुत ही बोल सकते हैं हाई लेवल की पोस्ट देना, उन्हें ज्यादा बेनिफिट देना, उन्हें ज्यादा वेतन देना, उन्हें ज्यादा पैसा देना, इस तरीके से रवैया था। अब मन में प्रश्न आया कि मैम ये भारतीय सैनिकों के साथ क्या करते थे? तो ये भारतीय सैनिकों को अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए रखते थे, उनसे काम करवाने के लिए रखते थे। इसके अलावा दूसरे देशों से युद्ध करने के लिए भी इनका उपयोग करते थे। भारतीय सैनिकों का अफगान के युद्ध के लिए, वर्धना के युद्ध के लिए हमारे भारतीय सैनिकों को लेके चले जाते थे ये लोग युद्ध में शामिल करने के लिए, ये अंग्रेज। तो इसके अंदर क्या समझ आ रहा है कि इनका किस तरीके से रवैया है भारतीय सैनिकों को लेके, उनके खिलाफ कैसी कैसी चीजें ये करते हैं। बेसिकली बात करने वाले दोस्तों आगे समझते हैं विदेशी कंपनियों का एक अधिकार। जब ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1600 के अंदर चार्टर एक्ट के माध्यम से, तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि हमें भारत में शासन करने के लिए एक अधिकार चाहिए, सिर्फ हम जो है सिर्फ भारत में आके सिर्फ व्यापार कर सके, शासन कर सके, मिनिस्टर से व्यापार करने के लिए बोला था कंपनियों का। वो बात अलग है कि व्यापार की जगह उन्होंने भारत में शासन करना शुरू कर दिया, रूल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद धन की निकासी के प्रभाव आप देखोगे, इन्होंने भारत के जो भारत है, भारत में जितना भी संसाधन था, जितने भी रिसोर्सेज थे, उसका यूज किया, उससे पैसे कमाए। भारतीय सैनिकों का बहुत ही ज्यादा उनका दुर्व्यवहार किया, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती, अफीम की खेती। इसके अलावा आप देखोगे कि उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था, कपास, जूट, इन सब चीजों को घुमाना। इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत ही गलत रवैया अपनाना। भारत के अंदर कुटीर उद्योग था। कुटीर उद्योग वो उद्योग आप देखो, हस्तकला का उद्योग, कुटीर उद्योग, इसमें ये सब जो चीजें थी, ये जो कलाएं थी, जो भारतीय लोग अपने हाथों से बनाते थे, नक्काशी करके मूर्तियों का निर्माण करते थे। इसके अलावा कुटीर उद्योग आप देखोगे वस्त्रों का निर्माण करते थे, खादी कपड़ों का निर्माण करते थे। उन सब चीजों को नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। जो एक पारंपरिक बोल सकते हैं कलाएं थी, उसी को समाप्त कर दिया, विदेशी कपड़े लेके आ गए। इसके अलावा विदेशी खान पीन को अपनाना स्टार्ट कर दिया, विदेशी कपड़ों को लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग थे वो ज्यादातर बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है। और भारतीय कुटीर उद्योग के अलावा आप देखोगे दोस्तों, ये पूरी तरीके से विनाश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरीके से फैल चुकी है, क्योंकि अब लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों का काम मशीनों ने करना शुरू कर दिया है, इसी के कारण लोग बेरोजगार हो गए थे। इसमें आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा, अब भारत के जितने भी लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों के रवैये से,
थे अंग्रेजों के, बोल सकते हैं बहुत ही गलत तरीके से रवैये, शासन से, इसीलिए उन लोगों ने कहा कि अब हमें करना है आंदोलन, वी शुड डू अ मूवमेंट, हमें मूवमेंट करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का अगर ऐसा ही रवैया रहेगा तो सिर्फ वो भारत के अंदर ऐसे ही भारत को नष्ट करके चले जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि दादा भाई नौरोजी और अन्य राष्ट्रवादी जो होते हैं, नेशनलिज्म जो होते हैं, इनका बहुत बड़ा ही योगदान था। आर.सी. दत्त और आप देखोगे गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, इन सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया अंग्रेजों को भारत से भगाने में। इनफैक्ट इन्होंने क्या, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो अंग्रेजों का शासन था उसे किस तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया गया, ये सब था। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो माई humble gratitude to you all. Making our videos take a lot of time and efforts also. So first time if you are visit my channel, so subscribe my channel, like, share and comment also. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।